हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अगर आप इसको डिटेल में समझोगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बच्चों हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये हमें कोलिजन की इलास्टिसिटी बताता है कि टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन न्यूटन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला है वो होता है, या पहले इसके ऊपर गौर कीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के जब दो पार्टिकल टकराते हैं तो सेपरेशन के बाद उनकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी है अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। तो बच्चों, इसको पहले मैं, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जैसे बुक्स में तो बड़ा इजी लिखा होता है, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करोगे आईआईटी जेई के या नीट के, तब आपको समझ आएगी कि ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है। इसको पूरा वीडियो आप डिटेल में देखते रहो एंड तक, फिर आप इसके रिलेटेड किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले मैं सिंपल प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए एक मेरे पास पार्टिकल है जो वेलोसिटी u1 से चल रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल है जो वेलोसिटी u2 से चल रहा है। मान इसका मास m1 है और m2 है। अब नेचुरली जब ये इसको कोलाइड करेगा तो क्लियरली u1 वेलोसिटी जो बड़ी होनी चाहिए u2 से। अब कोलिजन के बाद हम बोलते हैं कि m1 की वेलोसिटी v1 आ जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। इस केस में जो v2 है वो आगे चल रहा है, इसका मतलब है कि v2 आपका बड़ा होगा v1 से। अब मुझे बताइए, आपने कुछ याद रखने की, एक होती है लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट आपने इनके सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट। आपने याद रखना है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, चाहे अप्रोच वाली चाहे सेपरेशन वाली, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के ऊपर पार्टिकल होने चाहिए। जैसे देखिए, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन की निकालता हूं मैं। यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस करते हैं, तो आ जाएगा v2 माइनस v1। और ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी इस केस में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया u1 माइनस u2, क्योंकि ये बड़ा है, u1 बड़ा है u2 से, तो माइनस कर दिया। अब मुझे बोला जाए इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 और अप्रोच हो गया u1 माइनस u। ये आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल अभी कंसेप्ट है। ये हो गया जो हर बच्चे को 11th तक आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। अब जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बच्चों, आप याद रखिए कि अगर e की वैल्यू 1 हो, अगर e की वैल्यू 1 होती है तो समझ लीजिए कि वो आपकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है।
परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि उस कोलिजन में किनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो वो आपके आ जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हो गया जब दोनों बॉडी आपस में स्टिक हो जाती हैं, स्टिक टुगेदर, चिपक जाती हैं, और E की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा और 1 से छोटी रहती है। ये हो गया जनरल इनइलास्टिक कोलिजन, ये आ गया इनइलास्टिक कोलिजन। जो हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जब वो चिपक जाएंगी, और परफेक्टली इलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब है कि जिसमें किनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व नहीं रहती। जब वो उसमें क्या होता है, जो किनेटिक एनर्जी है वो फाइनल किनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा कम रहती है इनिशियल किनेटिक एनर्जी से, और वो जो किनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो किसी न फॉर्म में हीट साउंड की फॉर्म में वो वेस्ट हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा आज वो नहीं है कोलिजन का। हमारा मुद्दा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझना है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, लेकिन आपने ये फार्मूला याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच का कंसेप्ट। अब हम इसी चीज को हम यहां पर समझते हैं कि मान लीजिए कि ये देखिए, ये मेरे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है, और यहां पर एक पार्टिकल है, इसकी हाइट हम रख लेते हैं h1, h0 चलो रख लो। ये ग्राउंड से हाइट है, इसका मास m है, और ये यहां से नीचे स्ट्राइक करता है ग्राउंड को। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो यहां पर पहुंचेगा, तो ये आ गया इसका जिस वेलोसिटी से वो, मान लीजिए वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, जब वो हाइट से यहां पहुंचेगा तो वो वेलोसिटी में v1 ले लेता हूं। फिर कोलिजन के बाद जब पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी में v2 ले लेता हूं। वो हो गया कि जिस वेलोसिटी से वो v1 हो गया द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और v2 हो गया द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल रीबाउंड्स, वापस ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां तक जाता है h1 हाइट तक, और उसकी यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि तभी वो 0 होगी तभी वो वहां तक जाएगा। उसके बाद तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो ऊपर चल जाता रहता है। तो इस केस में अगर आपको बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लॉजिक लगाकर आप ये बताइए कि v2 वेलोसिटी कितनी होगी, कि अगर वो स्ट्राइक कर रहा है v1 से और रीबाउंड हो रहा है v2 से, तो आपको पूछेगा कि v2 वेलोसिटी निकालिए। और ये भी आपको पूछ सकता है कि अगर h0 हाइट इनिशियल थी तो फाइनल वो कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा। तो बच्चों सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। अभी आपको मैंने बताया कि E होता है वेलोसिटी सेपरेशन। अब देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, एक ये पार्टिकल खुद है और दूसरी ग्राउंड है। अब ग्राउंड की वेलोसिटी तो आप 0 ले लीजिए। तो अब आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आ जाएगी, v2 माइनस 0, क्योंकि दो पार्टिकल लेने हैं। अब पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है लेकिन ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखिए, वो भी आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी v1 और उसकी वेलोसिटी 0। तो यहां से हमें पता चला कि जो v2 होगा ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इस केस में सेकंड पार्टिकल जब वो रेस्ट में है। अब यहां से आप देखिए कि v2 जो होगी, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ रीबाउंड होगी वो होगी E इंटू v1 के बाद। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करके। चलो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि जिस वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया वो वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ से आप लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो वो आप यहाँ से कौन सा लॉजिक लगाओगे, आपके पास काफ़ी फार्मूले हैं।
तो आप ये भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला भी लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारे के सारे किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh0, और जब पार्टिकल नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो रही है किनेटिक एनर्जी में। जब वो फाइनली ग्राउंड तक पहुंचेगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो चुकी होगी किनेटिक एनर्जी में, ये कट जाएगा। तो V1 हमारा निकल जाएगा √2gh0। ये निकली मेरी V1 वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अब V2 निकालते हैं। अब देखिए V2 ये वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। तो आप देखो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो V2, ये लगाइए फॉर्मूला, v² माइनस u² इक्वल टू -2gh। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है v2 और -2gh आपकी हाइट कितनी है, h1। तो यहां से v2 आ जाएगा आपका √2gh1। ये हमारे पास आ गया, ये वेलोसिटी जब जिससे उस रीबाउंड होगा 2gh1 से होगा। यहां पर फार्मूला पुट कर सकते हो आप। जब आप यहां पर फार्मूला पुट करेंगे तो v2 की जगह आ जाएगा √2gh1 e इंटू v1 की जगह आएगा 2gh0। इसकी अगर हम स्केलिंग करते हैं 2gh1 इज इक्वल टू e का स्क्वायर इंटू 2gh0, यहाँ से 2g कट जाएगा, h1 आ जाएगा e² इंटू h0। ये तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपके पास अगर आपको ये आपने जनरल एक फार्मूला बना दूंगा कि मान लीजिए अगर आपको पूछता है कि ये कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, ये फर्स्ट हाइट पकड़ेगा कोलिजन के बाद, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे ऐसे कोलिजन कर करके ये रुक जाएगा। तो अगर आपको पूछता है कि nth कोलिजन में कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, तो आप इस फार्मूले को ऐसे सेट करेंगे हम कि Vn इज इक्वल टू e की पावर n इज इक्वल टू V1। तो आपको बोलेगा फर्स्ट कोलिजन के बाद इसकी रीबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी, तो e की जगह 1 पुट कर दो, यही फार्मूला आ गया। अगर आपको बोले कि सेकंड कोलिजन के बाद इसकी रीबाउंड वेलोसिटी, तो e की जगह 2 पुट कर दो। इसी तरह आप जनरल फार्मूला बना सकते हो, कितनी भी कोलिजन हो, 10वीं कोलिजन, 12वीं कोलिजन के बाद उसकी रीबाउंड वेलोसिटी, ये फार्मूला। हाँ, अगर आप देखिए यहाँ पर हाइट चेंज हो रही है, पहले h0 थी, फिर h1 हुई, फिर h2 हुई, फिर h3 हुई, फिर h0 हो जाएगी। तो किसी भी कोलिजन की हाइट 10th कोलिजन के बाद कितनी हाइट पर जाएगा, 5th कोलिजन के बाद कितनी हाइट पे जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। nth कोलिजन के बाद वो चलेगा e की पावर 2n इंटू रीजनल हाइट। ये देखिए आप बच्चों, ये हमारे पास लॉजिक थे। ये मैं क्यों आपको समझा रहा था कि बड़ी बार आपको न्यूमेरिकल इसके आएंगे, तो ये कोलिजन्स के कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम ये वाले लॉजिक कर सकते हैं क्लियर। कि आपको कोलिजन पूछा जाए, जैसे पार्टिकल को फेंका, बोले फर्स्ट कोलिजन के बाद उसकी रीबाउंड वेलोसिटी, सेकंड कोलिजन के बाद कितनी हाइट पर जाएगा, बार बार थोड़ी निकालते रहोगे। ये फार्मूले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कंपटीशन में। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज कीजिए अभी आपने ये पढ़ा, आपको पूछता है ये पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल ये ऐसे आ रहे हैं, U1 और U2, इनकी इस तरह कोलिजन हो रही है, ये सामने सामने, और कोलिजन के बाद ये जो होता है, ये आ गया M1, जो हो गया M2। कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी V1 हो जाती है और M2 की वेलोसिटी V2 हो जाती है। तो
इस केस में अगर इस तरह का केस आ जाए तो आप कैसे निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो इजी है, लेकिन लॉजिक कितना आसान है। क्या फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। देखिए आफ्टर सेपरेशन में इनको ध्यान दो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v1 प्लस v2। ये तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस। अब देखो यहाँ पर ये सेम, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनकी भी प्लस हो जाएगी। इसमें फार्मूला आपको चेंज हो जाएगा। अब ये इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि कई बच्चों के माइंड में जो माइंड सेट है कि ई का फार्मूला वही होता है v1 माइनस v2 माइनस, वो नहीं करना है। आपको एक कंसेप्ट समझना है कि ये फार्मूला सिर्फ एक नहीं, इसके हजारों फार्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन कंसेप्ट वही है कि E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी हम आपको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको बोलता है कि ये ग्राउंड है, ये हमारे पास एक नॉर्मल है। ये आप टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझिए, नॉर्मल है। तो यहां पर देखिए आपको ये पार्टिकल आता है वेलोसिटी u1 से, ये ऐसे स्ट्राइक करता है इस सरफेस को। मान लो यहां पर एंगल बनाता है अल्फा, फिर ये यहां से रीबाउंड होता है वापस वेलोसिटी u2 से, और वो यहां पर एंगल बनाता है बीटा। इस केस में अगर आपको बोला जाता है कि E की वैल्यू लिखिए, तो देखो यहां पर कुछ बच्चे यही समझेंगे, जैसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन कराया कि ये ग्राउंड रेस्ट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस 0 हो जाएगी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u2 माइनस 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे u2 अपॉन u1, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने एक यहाँ पर एक और लॉजिक समझना है कि जब भी आपने वेलोसिटी लेनी है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेनी है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेनी है, आपने वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल लेनी है। नॉर्मल को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे आपने पहले इसी एक ही लाइन पर ली थी आपने वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी देखनी है। तो आप देखिएगा कि अगर जो पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो इसकी इस नॉर्मल में कितनी वेलोसिटी होगी। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। जैसे ये पार्टिकल मान लो यहाँ पर जाएगा u1, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आ जाएगा आपका u1 cos अल्फा और इधर आ जाएगा आपका u1 sin अल्फा। तो क्या मतलब कि ये जो u1 है, u1 का जो अप्रोच वाली वेलोसिटी है अलोंग द नॉर्मल, वो कितनी आएगी? वो आएगी u1 sin अल्फा। इसकी हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नॉर्मल वाली लेनी है, ना कि जे वाली। इसमें जो आप ध्यान रखना कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेनी है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेनी है, ये शुड बी टेकन अलोंग द नॉर्मल। तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये नहीं लेनी है आपने लेनी है अलोंग द नॉर्मल। अब u2 का देखिए, u2 का भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बन जाएगा u2 cos बीटा, लेकिन इधर आएगा नॉर्मल के ऊपर इसका अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा u2 sin बीटा। तो अब आप देखिए यहाँ पर रियल में अब आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा कि आपकी इसकी जो अप्रोच वाली वेलोसिटी है वो लेनी है u1 sin अल्फा, और जो आपने वेलोसिटी सेपरेशन लेनी है वो इस पार्टिकल के अलोंग द नॉर्मल कितनी बनी? u2 sin बीटा। आपने अलोंग द नॉर्मल लेनी है वेलोसिटी, चाहे वो अप्रोच वाली हो चाहे वो सेपरेशन वाली हो। तो आपको समझ आ चुका कि जब ये पार्टिकल इधर आ रहा था तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। नॉर्मल में इसकी अलोंग द नॉर्मल इसकी वेलोसिटी थी u1 sin अल्फा, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा था, इसलिए इसका अप्रोच वाली वेलोसिटी आ जाएगी u1 sin अल्फा।
और जब जब पार्टिकल स्ट्राइक करके वापस गया तो ये सेपरेशन हो गया, तो सेपरेशन की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल कितनी है, u2 sin बीटा, u2 sin बीटा। तो इसका ये आंसर होगा सही और पहला आंसर होगा आपका गलत। तो आपको 2-4 प्रॉब्लम और समझा देते हैं ताकि आपको जो समझ आ जाए। ये देखिए, अब मान लीजिए एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हम थोड़ी सी टफ करेंगे। टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको बुक से थोड़ी हट के होंगी। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक वेज है, जैसे ये देखिए, लेकिन आपने कंसेप्ट वही रखना है। कंसेप्ट क्या है कि जब भी ऑब्लिकली कोई पार्टिकल गिरेगा तो आपने याद रखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो आपने अलोंग द नॉर्मल निकाले। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्वेश्चन जो मर्जी आता है। मान लीजिए ये इसका एक नॉर्मल है, मान लो इस वेज पर ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है। सपोज कीजिए ये वेज भी रेस्ट में है, ये वेज भी रेस्ट में है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये आया आपका वेलोसिटी u1 से अलोंग द नॉर्मल। जब इसने इसको स्ट्राइक किया, इस वेज को जब इसने स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद ये वाला जो पार्टिकल था ये वापस रीबाउंड हो गया वेलोसिटी v1 से, वापस रीबाउंड हो गया वेलोसिटी v1 से। याद रखना दिस इज द अलोंग द नॉर्मल, ये नॉर्मल के ऊपर ही आया और वापस नॉर्मल से वापस मुड़ गया। लेकिन इसके स्ट्राइक करने के बाद वेज जो था, वेज जो है वो वेलोसिटी v2 से आगे चल पड़ा। तो अब बताइए जरा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 ही रहेगी इस केस में, क्योंकि इस केस में वो आया ही अलोंग द नॉर्मल है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 ही रहेगी। कोलिजन के बाद का सीन समझिए, कोलिजन के बाद यहाँ पर क्या होगा। कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपने जो भी वेलोसिटी लेनी है दो पार्टिकल की वो अलोंग द नॉर्मल लेनी है। अब देखो ये पार्टिकल तो वापस नॉर्मल में ही चला गया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मुझे निकालनी है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालनी है। तो ये पार्टिकल आया नॉर्मल के अकॉर्डिंग वापस चला गया, इसकी वेलोसिटी नॉर्मल के ऊपर होगी u1। अब हमें इसकी वेज जब चलेगा तो वेज की भी वेलोसिटी हमें अलोंग द नॉर्मल निकालनी है। इसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री कर लेते हैं कि मान लो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर, तो मुझे इस वेज की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल निकालनी है सेपरेशन वाली। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखिए क्योंकि ये नॉर्मल है, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ये एंगल नेचुरली कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इस v2 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल कितना होगा, इस v2 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल होगा v2 cos 90 माइनस थीटा, वो बन जाएगा v2 sin थीटा। अब आप समझिए, अब आपको पता चला जो मैं लॉजिक समझाना चाहता था वो ये है कंसेप्ट कि रियल में यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी को समझते नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन जो है वो आपको अलोंग द नॉर्मल लेनी। देखिए अब जो पार्टिकल आ रहा था उसकी अलोंग द नॉर्मल u1 वेलोसिटी है और जो वेज था उसकी वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल u2 sin थीटा है। अब देखिए दोनों नॉर्मल पर तो हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। तो जब भी दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा v1 प्लस v2 sin थीटा। ये है हमारा मेन मकसद समझने का, ये कंसेप्ट है यहाँ पर हम आपको पहुँचाना था मैंने मेन,
कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझानी थी, कैसे निकालते हैं नॉर्मल के ऊपर। और बच्चों अब हम आपको एक दो क्वेश्चन और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलता है कोई कि ये आपके पास एक वेज है और ये पार्टिकल आपको, जैसे पहला पार्टिकल मैंने नॉर्मल फेंका था, मान लीजिए ये पार्टिकल आप u1 वेलोसिटी से आएगा, सीधा इसको स्ट्राइक करेगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो बताइए इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी। तो मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक करता है, तो मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ये तो ये आएगा पार्टिकल, ये आएगी वेलोसिटी u1। लेकिन इसने स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है। लेकिन वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहाँ निकलेगी? लॉन्ग द नॉर्मल। अब यहाँ पर ये तो उसने पहले केस में तो सीधा नॉर्मल दिया था, इस केस में नॉर्मल दिया ही नहीं उसने, तो मुझे नॉर्मल खुद बनाना। मान लो ये आपका नॉर्मल है यहाँ। अब आप देखिए ये अगर, अब मुझे क्या करना है कि ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल पता चलेगा तभी मैं इसका कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल निकाल सकता हूँ। ये मैं नॉर्मल लिख देता हूँ। देखिए नॉर्मल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल्स में। अगर जी एंगल अल्फा है तो जी एंगल भी अल्फा होगा। अगर जी एंगल अल्फा है, देखिए अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल अगर, तो जी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा और जी एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो गया, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आ गया u1 cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू u1 sin अल्फा। आंसर दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब अलग बात है कि अगर ये वेज आगे चलता तो फिर हम उसकी वेलोसिटी ऐड करते, लेकिन अभी सिंपल आपको पूछा था कि अगर ये किसी ऐसे ही पार्टिकल आ रहा है किसी एंगल पर, तो अब आप बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन हमें अलॉन्ग द नॉर्मल ही निकालनी है, ये बात याद रखें। देखिए ये रहा, जैसे मान लीजिए आपको कुछ और पूछता है क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये एक प्लैंक है और ये वेलोसिटी v1 से नीचे गिर रहा है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो ये आपका आ गया नॉर्मल, ये, और ये पार्टिकल आपका u जब v2 वेलोसिटी से जा रहा है एंगल थीटा कोलिजन के। इसमें बताइए कि अब मान लीजिए इस पार्टिकल ने इसको कोलिजन की, ये कोलिजन का बाद का केस है, इसने इसको कोलिजन की, ये प्लैंक ऐसे गिर रहा है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो इस केस में हमें पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखिए कैसे निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको बस वही लॉजिक याद रखना है कि वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल लेनी है। अब देखिए ये आ गया नॉर्मल, अब इसकी वेलोसिटी तो नॉर्मल के ऊपर यही है v1, क्योंकि ये सीधी है नॉर्मल के ऊपर, लेकिन जे वाली वेलोसिटी एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल कितना आएगा, v2 cos थीटा। अब देखिए इस प्लैंक की वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल v1 है और इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल v2 cos थीटा हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 cos थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इसके बाद कोई आपका लॉजिक छूटेगा नहीं। कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वेज है, ये मेरे पास एक वेज है और यहां पर एक ये मान लीजिए एंगल आपका अल्फा है, यहां से कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो यहां से इधर गिरा
और उसके बाद वो यहाँ से ट्राई करके इधर हो गया वेलोसिटी v1 से, इसने कोलिजन किया ये। अब मान लो कि ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है आपका, ये हम नॉर्मल ले लेते हैं और मान लीजिए तो इसका एंगल थीटा मान लेता हूँ। सपोज करो ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो जब इस पार्टिकल ने इस वेज को स्ट्राइक किया और ये पार्टिकल इंक्लाइन करके गया, तो उसके बाद ये जो वेज था, वेज भी इस वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से इस तरफ आ गया, आगे चला। तो आपको पूछा जाता है कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है। तो बच्चों पार्टिकल यहाँ पर जा रही है, एक वेज भी चल रहा है और ये जो पार्टिकल आया ये भी चल रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वही करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल निकालनी है। अब देखिए ये तो अप्रोच वाली वेलोसिटी, इसको तो मैंने लेना नहीं है, हमें चाहिए सेपरेशन वाली वेलोसिटी, इसकी v1 है, लेकिन अलॉन्ग द नॉर्मल मुझे चाहिए। तो ये नॉर्मल इसका कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos बीटा। ये तो निकल गया इजीली कि इस सेपरेशन के बाद नॉर्मल के पर वेलोसिटी इसकी v1 cos बीटा था। अब इसकी वेलोसिटी निकालिए इधर, इसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए अलॉन्ग द नॉर्मल, लेकिन मुझे इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल लेने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल मुझे निकालना है। तो ये कितना होगा एंगल? तो आप देखिए यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ से मैं अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो ये आ गया 90, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो मुझे ये एंगल पर पहुंचना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एंगल कितना होगा। तो सारी ये एंगल भी आपका अल्फा ही है, ये एंगल इसने अल्फा ही रखा है, तो ये आ गया 90 माइनस अल्फा। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी अल्फा होगा, तो यहाँ पर ये एंगल आपका कितना बनेगा, इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी आएगा अल्फा आपका, ये एंगल भी आपका बनेगा अल्फा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका v2, सॉरी ये एंगल बनेगा आपका 90 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा v2 cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू v2 sin अल्फा। तो ये देखिए जरा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी बन जाएगी, v1 cos बीटा प्लस इसका बन जाएगा v2 sin अल्फा। तो सिर्फ ये आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना था कि ये जो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं, इसका फार्मूला हमने बड़े बार बच्चों से पूछा, वो सीधा है कि याद रखते हैं कि v2 माइनस v1 भी पता नहीं है कि क्या होता है v2 माइनस v1। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालिए, और निकालिए अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चाह रहे हैं, तो अगर वो कोई एंगल बनाते हैं तो आपको सिर्फ नॉर्मल के ऊपर अलॉन्ग द नॉर्मल ही निकालना है, अलॉन्ग द नॉर्मल निकालनी है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टिल देन वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।